मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, मतलब अगर लिमिट का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लिमिट के क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए ऑफ कोर्स हमने क्या बोला था कि देखो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। अगर मान लिया क्वेश्चन इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है तो ऐसी वैल्यू निकल आएगी, सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं वैल्यू कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसको हम डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, इसी के बेसिस पे डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे, सब में अलग अलग मैनिपुलेशंस आएगी, अलग अलग फॉर्म में लगेंगे, तभी क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप्स हैं जो अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे, तो उसी में वी विल डील। अब तो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में फर्स्ट मेथड क्या है, बेसिकली कोई मेथड नहीं है, ये तो सिंपल मैनिपुलेशन है। ये ठीक है, सिंपल मैनिपुलेशंस जो हमने अभी 9-10 तक ऑलरेडी सीख रखा है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स इसमें कुछ बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो अभी हम पहले वो लिस्ट करेंगे जो हमारी प्रॉबेबल मिस्टेक्स हो सकती हैं मैनिपुलेशन करते समय। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, जो हमें अपने दिमाग में रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट 1, ये ठीक है, वी विल इवैल्यूएट, ये ठीक है, वी विल इवैल्यूएट और मैनिपुलेट only when expression is in indeterminate form। ठीक है, मतलब सबसे पहला चीज तो क्या हो गया कि कोई भी क्वेश्चन दिया तो हम पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म तो चेक करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम आधे घंटे तक उसमें कुश्ती लड़ते रहे क्वेश्चन से, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लास्ट में पता लगा ये तो कुछ था ही नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं था, सीधा सीधा आंसर आ रहा था, ये देख कोई एम्बिग्यूटी थी नहीं, सीधा ऑब्जर्वेशन से आंसर आ रहा था। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, सबसे पहले हम उसका फॉर्म चेक करेंगे कि जो भी हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स लिखाए थे 7 टाइप्स के, कि उस किसी कैटेगरी में है या फिर डायरेक्टली आंसर आ रहा है। पहला तो ये हो गया। ठीक है, पॉइंट 2, we will break the limit in LHL and RHL only when it is required। ये ठीक है, अब कोई क्वेश्चन लिखा है, लिमिट का क्वेश्चन लिखा है, तो उसमें हम LHL कैलकुलेट करेंगे। मतलब थियोरेटिकली तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए एंड बराबर होना चाहिए। ये ठीक है, बट यू विल फाइंड 90% क्वेश्चंस में मेरे को LHL और RHL अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा एक साथ डील कर सकते हैं। तो यही हमने बोला है कि किसी भी क्वेश्चन में LHL और RHL में जब तक ब्रेक नहीं करेंगे जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जब नीड होगी देन ओनली वी विल ब्रेक इनटू LHL एंड RHL। अब ऐसा बोलने में कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो उसका सीधा सा आंसर क्या है कि ज़रूरत को तो पता लगना ही चाहिए। ठीक है, उसका सीधा सा आंसर बेसिकली क्या है कि अगर अपना फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा हो लेफ्ट और राइट पे, ठीक है, मतलब इस बात का फर्क पड़ रहा हो कि इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम LHL RHL ब्रेक करेंगे। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज सेंसिटिव टुवर्ड्स इंटीजर्स, तो उसमें अगर कोई अंदर वाली चीज़ इंटीजर को जा रही है तो फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि ये लेफ्ट से जाएं या राइट से जाने पे इंटीजर को चेंज हो रहा है क्या, कि एक तरफ से 2 आ रहा है एक तरफ से 3 आ रहा है। तो अगर फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज किया तो फिर हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है, एक साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया। ठीक है, बाकी तो फिर छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे पॉइंट 3, रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स। ये ठीक है, रूट
एक्स स्क्वायर विल बी मॉड एक्स, या फिर इसका हम जनरल वर्जन लिखें, कोई भी इवन रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 2m विल बी मॉड एक्स, और अगर ऑड रूट है ऑफ एक्स रेज टू पावर 2m प्लस 1 तो वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, वो तो केवल x के बराबर है। तो x क्यूब का जो क्यूब रूट है वो तो x आएगा, बट x रेज टू पावर 4 का फोर्थ रूट मॉड x आएगा। ठीक है, 0.3, 0.4, 1/0 अप्रोचिंग देखते हुए हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इन्फिनिटी को जाएगा, नहीं, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आया, ठीक है, तो ये देखो मैंने स्पेसिफिकली मैं स्ट्रेच देके बोला हूँ, फिर भी यू विल बी मेकिंग दिस मिस्टेक मैनी टाइम्स। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आया तो हम तुरंत ये नहीं बोलेंगे इन्फिनिटी को, पहले हम ये देखेंगे कि ये 0 जो है वो बेसिकली 0 प्लस है या 0 माइनस है, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस का बहुत फर्क पड़ सकता है फंक्शन के बिहेवियर में। ये ठीक है, हो सकता है बहुत हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाए फंक्शन के बिहेवियर में। पहला चीज तो ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर डिनोमिनेटर 0 को जाए तो एक बार रुक के हमने क्या चेक किया कि ये 0 कौन सा 0 है, इज इट 0 प्लस और 0 माइनस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डज दैट मैटर इट इज 0 प्लस और 0 माइनस। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में मैटर ही ना करे, तो 1/0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर 0 की तरफ तो जा रहा है बट हमेशा पॉजिटिव है, तो वो तो जाएगा प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, एंड अगर 1/0 माइनस है तो वो जाएगा माइनस इन्फिनिटी को, एंड इस बात का फर्क पड़ता है, किसी किसी क्वेश्चन में पड़ेगा फर्क। ठीक है, कैसे पड़ेगा फर्क ये देख लिया। अगर देखो मैंने क्वेश्चन लिखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल 1, ये ठीक है 2, 1/x² माइनस 4। ठीक है, तो x अगर 2 को जा रहा है तो x² कहाँ जाएगा 4 को, 4 माइनस 4 कहाँ जाएगा 0 को। तो इस वाले केस में तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है, चाहे 0 प्लस को जाओ चाहे 0 माइनस को जाओ, जो पूरी वैल्यू है वो एक बार प्लस इन्फिनिटी में जाएगी, एक बार माइनस इन्फिनिटी में जाएगी, तो भले ही प्लस को जाए भले ही माइनस को जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, आंसर तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी भी फाइनाइट नंबर नहीं है, माइनस इन्फिनिटी फाइनाइट नंबर नहीं है, तो दोनों में से कुछ नहीं चलेगा। बट अगर मान लिया क्वेश्चन हमने ऐसे लिखा कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स कुछ भी π/4 एंड हम लिख दें 5⁻1/√2 sin x माइनस 1, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, अगर x देखो π/4 को जाएगा तो sin x का वैल्यू मतलब sin π/4 का वैल्यू 1/√2 को जाएगा। तो हमने ऐसे ही चेक कर रहे हैं, मतलब फॉर्म चेक करें कौन कहाँ जा रहा है। ये 1/√2 को गया इंटू √2, 1 को गया 1 माइनस 1 0 को गया 1/0। ये बोलते ही हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि ये तो डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है। तो फिर हमने रुक के क्या देखा कि कौन सा 0, 0 प्लस या 0 माइनस। तो वापस आए ये चेक करने के लिए कि ये 0 प्लस है या 0 माइनस है। तो देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, π/4 कहीं यहाँ पे आएगा जिस पे वैल्यू कितना है 1/√2। तो इसमें क्या है, अगर मैं π/4 की तरफ जाऊं लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे, ठीक है, तो वैल्यू 1/√2 से छोटा होगा। तो अगर ये 1/√2 से छोटा है तो √2 sin x 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा -1 0 माइनस होगा, तो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी होगा। तो 5 माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, अगर हम LHL की बात करें तो। ठीक है, अगर हम बात करें RHL की, तो अगर हम π/4 की तरफ राइट हैंड साइड से जाएं तो ऐसे जाएंगे ग्राफ के ऊपर, तो जा तो अभी भी 1/√2 की तरफ रहे हैं बट वैल्यू हमेशा 1/√2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो अगर ये 1/√2 से बड़ा है तो ये पूरा 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस 1 0 से बड़ा हो गया, मतलब इस बार 0 प्लस हो गया।
1/0 प्लस इन्फिनिटी हो गया, 5 रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, तो दिस विल बी डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का, इसी ग्राफ से काम चला लेंगे। अगर मैंने ऐसे लिखा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स π/2, फिर वही मान लिया 5 रेज टू पावर, लिख लो 1/sin x माइनस 1, इसी तरह का क्वेश्चन है। अगर x π/2 हो गया तो sin x 1 को जाएगा, ठीक है, तो 1 - 1 0 को जाएगा, फिर 1/0, ऐसा बोलते रुक गए। 1/0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 आया। नाउ आई विल इन्वेस्टिगेट वेदर इट इज 0 प्लस और 0 माइनस। तो फिर हम साइन के ग्राफ के पास पहुंचे। देखो इस बार क्या है कि तुम π/2 की तरफ इस साइड से जाओ तो भी हम 1 के हमेशा नीचे ही रहेंगे, ऊपर से तो आ ही नहीं सकते। sin x की वैल्यू 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो चाहे LHL से जाओ चाहे इस साइड से जाओ, तो इस साइड से अगर हम ग्राफ पे ऐसे चल के जाएंगे तो भी 1 के नीचे ही है हमेशा। ठीक है, तो इस बार LHL RHL का फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे LHL निकालो चाहे RHL निकालो, ये जो 0 है वो बेसिकली 0 माइनस ही है, क्योंकि sin x का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा होगा ही नहीं। तो 0 माइनस है तो उसका रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो पूरा लिमिट इस बार 0 आ जाएगा, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये था इंपॉर्टेंस इस बात का कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर 0 को जाए तो एक बार रुक के हमने ये जरूर देखा कि वो 0 क्या है, 0 प्लस है या 0 माइनस है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे फंक्शन का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। तो अगेन नोट इट डाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 4। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट 5, अगर मान लिया x इन्फानेट को जा रहा है और a कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रेज टू पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा? वो उस कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, हम इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे। ये ठीक है, रिफ्लेक्स में तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे? इन्फानेट। ऐसा कुछ नहीं, वो डिपेंड करेगा वो कांस्टेंट क्या है। अगर देखो a का वैल्यू मान लिया हो जाए 1/3, तो 1/3 रेज टू पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है? 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इन्फाइनाइट बार। तो 1/3 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 आएगा, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/27 आएगा, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/81 आएगा। तो यू मस्ट हैव गॉट द हैंग ऑफ इट कि ये तो वैल्यू लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, ये तो वैल्यू बिल्कुल 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब 1/3 की बजाय 3 हो जाए तो 3 रेज टू पावर इन्फिनिटी में तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वैल्यू तो शूट होता ही चला जाएगा, इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा। तो इसमें वैल्यू a पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैंने कभी भी पूछा समथिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे का टेंडेंसी क्या होता है बोलने का कि इन्फिनिटी को जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन a। ये वैल्यू 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एंड इन्फाइनाइट को भी जा सकता है। तो इन्फाइनाइट तो आंसर होता नहीं लिमिट का, तो उसको हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। अगर a 1 हो जाए एग्जैक्ट, तो 1 रेज टू पावर कितना ही बड़ा नंबर हो वो 1 ही रहेगा। अगर 0 हो जाए, सॉरी 0 नहीं, अगर a 0 और 1 के बीच में आ जाए, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो जाए, तो जैसे अभी हमने बोला था 1/3 रेज टू पावर इन्फिनिटी, तो आंसर 0 आ जाएगा। और अगर a 1 से बड़ा आ जाए तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू इन्फाइनाइट को जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन अगर हम ऐसे लिखें, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी और 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये ठीक है, गिवन कि एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है ऑफ कोर्स, ठीक है। वाई क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, हमें पता नहीं क्या है, बस एक्स से रिलेटेड नहीं है इसमें। तो वाई स्क्वायर जो होगा वो तो हमेशा क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा, प्लस 4, ये पूरा नंबर 4 या 4 से बड़ा, उसका रेसिप्रोकल लिया है। तो अगर डिनोमिनेटर 4 से बड़ा है तो ये तो हमेशा 1/4 या उससे छोटा होगा। तो ये तो बेसिकली 0 और 1 के बीच में आ गया ये वाला नंबर। तो दैट रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या आएगा? 0। वाई मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं, बस अगर रियल है ये पता है काफ़ी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। पॉइंट नंबर 6, किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे को स्क्वायर रूट दिखाई दे, ठीक है, तो एक हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होनी चाहिए कि चलो इसको रैशनलाइज करके देखते हैं, ठीक है। अब उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है वो अलग बात है, और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। हो सकता है फ़ायदा हो रहा हो सकता है ना हो रहा हो, ठीक है। बट स्क्वायर रूट में रैशनलाइजेशन हम सोचेंगे, तो अगर कहीं रूट ए माइनस रूट बी लिखा है तो हम ऊपर नीचे रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी विल गिव यू ए माइनस बी, ये हो जाएगा। तो ये रैशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। दिस इज नथिंग बट, अगर मैं इसको बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तो ऐसे ही अगर मैं लिखूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं x की जगह रख दूँ a रेज टू पावर 1/3 एंड y की जगह रख दूँ b रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऐसे करके a माइनस बी बराबर a रेज टू पावर 1/3 b रेज टू पावर 1/3 इंटू a स्क्वायर ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट बेसिकली हमें कब जरूरत पड़ रही होगी? जब क्यूब रूट्स लिखे होंगे। तो अगर कुछ ऐसे लिखा है कि a का क्यूब रूट माइनस b का क्यूब रूट, b का क्यूब रूट, तो दैट कैन बी रिटन एज a माइनस बी अपॉन a रेज टू पावर 2/3, मतलब इसको इधर ले गए और कुछ नहीं, प्लस a रेज टू पावर 1/3 b रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3। ये हो गया, ठीक है। दिस इज पॉइंट 6। फिर पॉइंट 7, कहीं कहीं हमें बाइनोमियली एक्सपेंड करने की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इफ x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0, तो लिमिट में जब वेरिएबल 0 की तरफ जा रहा होगा तभी हम बाइनोमियल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तभी बेसिकली जरूरत पड़ेगी, बाकी कहीं पड़ेगी नहीं। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n अगर लिखा है तो इसका हमने बाइनोमियल वाले चैप्टर में एक्सपेंशन पढ़ा होगा। अच्छा, n कोई इंटीजर होना जरूरी नहीं है, n कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन, नेगेटिव, इंटीजर सब चलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा वो डिपेंड करता है कि n क्या है। अगर n का वैल्यू मान लिया फ्रैक्शन हो जाए 1/7, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। n का वैल्यू कोई नेगेटिव इंटीजर हो जाए, मान लिया n का वैल्यू -7 हो जाए, चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, n का वैल्यू 10 हो जाए, तब तो ये खत्म हो जाए। 11वें टर्म पे जाते ही n-10 आएगा, तो जब उसमें n की वैल्यू हम 10 रखेंगे तो दैट ऑनवर्ड्स सारे टर्म 0 हो जाएंगे। फिर तो ये सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है ना पॉजिटिव इंटीजर के लिए, NC0 NC1 वाली जो एक्सपेंशन होता है उसकी तरह ये बिहेव करेगा। खैर, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि देखो अगर x 0 को गया, ठीक है,
x अगर मान लिया 0 को जा रहा है, मान लिया 0.001 कुछ ऐसे करके नंबर होगा, और भी छोटा होगा, बहुत छोटा नंबर होगा अगर x 0 की तरफ जा रहा है, कोई फाइनाइट नंबर तो होगा, वो तो लगातार रिड्यूस होता ही चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने x ले लिया 0.001, अब अगर मैं 0.001 को स्क्वायर करूं, ठीक है, तो आ जाएगा 0.00001 ऐसे करके आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो पहले एक तो नंबर है 0.001, फिर एक दूसरा नंबर है 0.00001 कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो पहले वाला नंबर क्या बोलेगा दूसरे वाले का कि तू फालतू का जुड़ रहा है, कोई फर्क पड़ नहीं रहा मेरे पे, वैल्यू में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, यू आर नेग्लिजिबल, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह की बात होगी कि मान लिया 1 करोड़पति आदमी है और दूसरे आदमी ने बोला कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, और वो आदमी बोला कि करोड़पति ने पूछा ठीक है तू कितने पैसे देगा, तो वो देगा मैं 21 रुपये दे सकता हूँ पार्टनरशिप के लिए ना। तो करोड़पति क्या बोलेगा, भाग, ये तो निग्लिजिबल है, ठीक है। मतलब 21 रुपीज़ उस करोड़पति के लिए कुछ भी नहीं है। वो बोले कि मेरे पास मान लिया 10 करोड़ है, या वो बोले कि 10 करोड़ 21 रुपये हैं, 21 मतलब 21, 10 करोड़ 21 रुपीज़ हैं, उसके लिए तो एक ही बात है ना, 21 इज ए नेग्लिजिबल फिगर फॉर हिम। तो सेम थिंग ओवर हियर, इफ x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, then in comparison to x square is negligible, ये ठीक है, बिकॉज उसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी मैग्नीट्यूड वाइज। अब एक्स स्क्वायर के लिए एक्स क्यूब बेकारी है, वो निग्लिजिबल है क्योंकि वो और भी छोटी हो जाएगी और उससे भी ज़्यादा निग्लिजिबल आ जाएगी। एक्स क्यूब के लिए एक्स रेज़ टू पावर 4 और भी निग्लिजिबल है, एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है कि इसमें इसके कंपैरिजन में दिस इज वेरी स्मॉल नंबर, इसके कंपैरिजन में दिस इज वेरी स्मॉल नंबर, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस, ठीक है। यहाँ तो खैर इक्वल लिखा है, इसके बाद वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस विद फर्स्ट 2 टर्म्स, और वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस विद फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, या फर्स्ट 4 टर्म्स। इस पूरे एक्सपेंशन को लिखने की बजाय हम केवल इतने 2 टर्म से काम चला सकते हैं, 3 टर्म से काम चला सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठेगा कि देखो अगर 2 टर्म से काम चला सकते हैं तो 3 टर्म क्यों लिखे, ये क्यों लिखे, इसी से काम चला लें। तो आई विल से कि दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। 2 टर्म तक लिखेंगे या 3 टर्म तक लिखेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया किसी भी क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि इस टर्म के आगे भी कुछ लिखा हो, तो जब हमने इसको एक्सपेंड करना चालू किया तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएं समेशन फॉर्म में, ठीक है। मतलब 1 + x रेज़ टू पावर n - 1 - nx लिखा है मान लिया, तो जब 1 + x रेज़ टू पावर n को हम ओपन करेंगे तो उसमें ये टर्म आएगा और -1 की वजह से कैंसिल, फिर ये टर्म आया इसकी वजह से कैंसिल, ये टर्म आया ये कैंसिल नहीं हुआ इस बार। तो बेसिकली हम यही टेक्निक अपनाएंगे कि हम जब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक हमें फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म ना मिल जाए समेशन फॉर्म। मतलब हमने एक्सपेंड करना चालू किया, जितने टर्म कैंसिल होते चले गए ना, उसके बाद अगला टर्म लिखते चले गए, जैसे ही कैंसिल होना बंद हो गया वैसे ही हम भी रुक गए, उसके आगे के सारे टर्म हमने, कहने का मतलब क्या है, निगलेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला, फॉर एप्रोक्सीमेशन, ये ठीक है, यूज k+1 टर्म्स, ये ठीक है, इफ फर्स्ट k टर्म्स आर कैंसिल्ड, ये ठीक है। अगर समेशन फॉर्म में लिखते समय पहले k टर्म अगर कैंसिल हो जाएं तो उससे एक ज़्यादा टर्म लिख लिया, एक फालतू टर्म लिख लिया बस, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या क्या जरूरी है। पहली चीज़ तो देखो, ये सब करने के लिए x जो है ये 0 को ही जाना चाहिए, ठीक है। अब x 0 को जाने का मतलब क्या है कि x बेसिकली वेरिएबल है, वेरिएबल वाला पार्ट 0 को जाना चाहिए। एक्चुअल क्वेश्चन में तो ऐसा हो सकता है कि x 5 को जा रहा हो, बट अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखा हो कि जो 0 की तरफ जा रहा हो तो उसी के टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया 7 है तो ये ऐसे एक्सपेंड नहीं कर सकते,
अगर यहाँ मान लिया 7 प्लस एक्स है तो हम क्या करेंगे, 7 को बाहर निकाल देंगे, फिर 1 बन जाएगा, ठीक है, फिर एक्सपेंड कर लिया। ये ठीक, अगर यहाँ 7 प्लस एक्स है और एक्स 0 को जा रहा है तो इस 7 की वजह से हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, 1 ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 बाहर निकालेंगे तो ये 1 प्लस एक्स बाई 7 आ जाएगा। तो अगर x 0 को जा रहा है तो x बाई 7 भी 0 को जाएगा, तो x बाई 7 हमारे लिए नया x का काम करेगा। तो उसके टर्म्स में वी कैन एक्सपेंड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद हम उसके टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तो क्या बोला हमने, फॉर अप्रोक्सीमेशन यूज जितने टर्म कैंसिल हो जाए उससे एक ज़्यादा, ठीक है। अब ये सब क्या बात चल रही है अभी पता लग जाएगा। क्वेश्चन अगर हम बोलें लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, 1 प्लस 3x का मान लिया 5th पावर, ठीक है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बोला कि इसका लिमिट बताओ। तो हमने सबसे पहले क्या बोला था, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, आई विल चेक कि वेदर इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म और नॉट, ठीक है। तो हमने चेक किया, अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0 को जाएगा, तो ये पूरा 1 को जाएगा, उसका 5th रूट 1 को जाएगा, 1 माइनस 1 0 को जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, x अगर 0 को जा रहा है तो एक्स स्क्वायर भी 0 को जाएगा, तो डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है। तो ये तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है एंड डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है। तो कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, 0 बाई 0। तो उससे तो हमें पता लगा कि डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब इवेल्युएशन में क्या करेंगे, देखो ये वाली चीज़ देख के मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि बाइनोमियल लगेगा, ठीक है। ये 1 भी लिखा है और जो आगे वाली चीज़ है वो 0 को भी जा रही है, x 0 को जा रहा है तो 3x भी ऑफकोर्स 0 को ही जाएगा, होल रेज टू पावर 1/5 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। इसको हमने बाइनोमियली एक्सपेंड किया। तो इस वाले केस में x का काम कौन कर रहा है, इस वाले वेरिएबल x का काम यहां पे कौन कर रहा है, 3x। n का काम कौन कर रहा है, n का काम कौन कर रहा है, 1/5। तो वो ही हमने लिख लिया। तो 1 प्लस n इंटू x की जगह क्या लिखेंगे, 3x। अब ऐसे लिखते समय हमने आगे ध्यान रखा आगे का ट्रैक रखा कि आगे क्या हो रहा है। ये जो -1 लिखा है ये बेसिकली इस 1 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे को दिख रहा है कि ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो बस हमने यहीं तक एक्सपेंड किया, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। दिस विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 3/5 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर में 1 अपॉन एक्स बचा। अब अगर x 0 को जा रहा है तो ये पूरा कहां जाएगा, इनफाइनाइट को। ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ये, ठीक है। ये फाइनाइट नंबर हो गया, ये 0 को जा रहा है तो 1/0 कहां जाएगा, इन्फिनिटी को। तो ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, मेरे को पता लग रहा है कि कहां जा रहा है। तो आंसर सीधा क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो नोट इट डाउन।
तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, 7th रूट ऑफ 1 + 5x² - 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ मान लिया ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें इवैल्यूएट करना है। तो अगेन सबसे पहले व्हाट आई विल सी कि कौन कहाँ जा रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना है मेरे को, तो पहली बार कि इसको इवैल्यूएट करना भी है या सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर x 0 को जा रहा है, ये 0 को गया, ये 1 हो गया, 1 का 7th रूट 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0 को जा रहा है, मतलब न्यूमरेटर 0 को जा रहा है। अब डिनोमिनेटर में आ गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 1 का क्यूब रूट 1 को गया, 1 - 1 0 को गया, फिर ये 0 गया, तो अगेन 0/0 का ही फॉर्म है, तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब इवैल्यूएशन में फिर वही बात, इसको लिख सकते हैं 1 + 5x² रेज़ टू पावर 1/7 - 1, और इसको लिख लिया -1 - 2x। So this is equals to limit x is tending towards 0, इसको ओपन किया तो ये आ जाएगा 1 + n टाइम्स x, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है आगे केवल एक 1 लिखा है, वो इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा रहेगा, तो इसके आगे मेरे को एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेरा न्यूमरेटर में केवल पहले 2 टर्म्स को लिखने से काम चल जाएगा, दिस इज फॉर श्योर, और किसी टर्म की जरूरत नहीं है। बट अगर मैंने और टर्म लिख लिए, मान लीजिए और आगे हमने 4 टर्म और एक्सपेंड कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितने टर्म्स रिक्वायर्ड हैं, अगर उससे हम फालतू टर्म लिख लें और 2-3 टर्म हमने एक्स्ट्रा लिख लिया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर में जो टर्म हमने एक्स्ट्रा लिखा होगा उसकी वजह से आंसर में कुछ ऐड होगा नहीं, वो अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर रिक्वायर्ड टर्म 3 है, ये ठीक है 3 है, इफ वी आर सपोज टू राइट 3 टर्म्स अप टू 3 टर्म्स, और अगर हमने 2 ही टर्म लिखा तो इन जनरल आंसर गलत आएगा, ये ठीक है। उसका मतलब कि जितने रिक्वायर्ड टर्म्स हैं उससे अगर मैंने कम टर्म्स लिखे तो आंसर गलत आएगा, अगर जितने रिक्वायर्ड टर्म्स हैं उससे हमने फालतू टर्म्स लिखे, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंशन तो इन्फाइनाइट टर्म तक का है, तो हम इन्फाइनाइट टर्म्स लिख सकते हैं, उसमें क्या है, तो उससे आंसर गलत नहीं आएगा। तो कभी भी अगर हमें शक लग रहा हो कि पता नहीं यार इतने से काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा, या और टर्म लिखना पड़ेगा, तो 1-2 टर्म फालतू ही लिख लो, टू बी ऑन द सेफर साइड, ये ठीक है। क्योंकि जो फालतू टर्म आएगा उससे आंसर तो गलत नहीं होगा, कम से कम यहाँ तो हमारा इसी से काम चल जाएगा। अब ये आया, तो इसमें एक्सपेंशन कितना आएगा, 1 + n का काम कर रहा है 1/3। अच्छा, उससे पहले ये सब हमने चेक कर लिया कि ये टर्म 1 है, हाँ है, ये 0 को जा रहा है, हाँ 0 को जा रहा है, तो ये पूरा 6x जो है वो किसका काम करेगा, x का, 1/3 n का काम करेगा, तो हो गया 1 + n × x। अब देखो आगे 1 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2x आ गया, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस बार तो ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, तो अगला लिख लिया, वो क्या होता है n, ठीक है, n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल × x²। अब x का काम 6x कर रहा है, तो इसी का स्क्वायर, ये तो कैंसिल होगा नहीं समेशन फॉर्म में, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है उससे कोई टेंशन नहीं है, वो हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जब ऊपर और नीचे कैंसिल होगा तभी आंसर आएगा। समेशन फॉर्म की बात चली कि जितने टर्म कैंसिल हो जाए उससे एक एक्स्ट्रा, तो मेरे को पता था ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने ये 3rd टर्म भी लिख लिया। अब ये वाला -1 ये हो गया, ये -2x हो गया, दिस वन ये न्यूमरेटर में ये और ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज, ये हो गया 5/7x² होल डिवाइडेड बाय, ये ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, डिनोमिनेटर में ये हो गया 1/3, फिर ये हो गया
-2/3, फिर ये हो गया 36x², ये हो गया अपॉन 2, इतने टर्म्स हैं। ठीक है, बाकी तो कैंसिल हो ही गया। तो देखो ये x² कैंसिल किया। हमने क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यहाँ पे हमने फॉर्म चेक किया था, और वो फॉर्म क्या आया था, 0/0 का फॉर्म। ठीक है, दैट वाज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। यहाँ पे द मोमेंट वी हैव कैंसिल्ड x², द इनडिटरमिनेट फॉर्म इज गॉन। अब इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है। यही हमें करना होता है हर क्वेश्चन के, इनडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करके डिटरमिनेट फॉर्म तक पहुंचना। ठीक है, तो देख लो भाई, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 × 4, तो एक माइनस बच गया, नीचे एक 4 बच गया, ऊपर 5/7, तो -5/28, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ, अब देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट्स टू रिमेंबर चल रहा था, उसमें एक आ जाएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट, कि अगर देखो लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स a, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रिजल्ट और फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कि अगर x a को जा रहा है तो x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। ठीक है, n अगर कुछ भी है, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, सब चलेगा। अगर x a को जा रहा है तो देखो ये a को जा रहा है तो a - a कहाँ जाएगा, 0 को। ये ऑफकोर्स a⁻n को जाएगा तो a⁻n - a⁻n कहाँ जाएगा, 0 को। तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। अगर 0/0 का फॉर्म हो गया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो बेसिकली हम बाइनोमियल लगा के ही कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूशन किया, x की जगह a प्लस नया वेरिएबल लिख लिया, a + t लिख लिया, फिर बाइनोमियल लगाया, तो करा के हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा, n × a⁻n - 1, ये आंसर आता है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है, n × a⁻n - 1। ठीक है, इसी का स्पेशल केस क्या हो गया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही फॉर्मूला चल जाएगा। अगर स्पेशल केस है तो जनरल केस से काम चल जाएगा, स्पेशल केस लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी x अगर मैंने, मतलब एक ही जगह हमने बेसिकली 1 रख दिया, तो अगर x 1 को जा रहा है तो यहाँ सब जगह 1 आ गया, एक ही जगह। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x⁻n - 1 अपॉन x - 1, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर a 1 है तो केवल n। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आउट ऑफ फर्स्ट 2 ओनली फर्स्ट विल डू। ठीक है, सेकंड वाला अगर कहीं आ भी गया तो वो तो फर्स्ट वाले से ही आ जाएगा, एक ही वैल्यू 1 रख के, तो वो कोई नया फॉर्मूला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या है, देखो अभी इस चैप्टर में हम आगे भी काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम फॉर्मूले यू विल फाइंड विल बी एट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। काफ़ी फॉर्मूले किसके ऊपर बेस्ड हैं कि x 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर मान लिया हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें x 5 की तरफ जा रहा है, खूब कम्बरसम एक्सप्रेशन है, समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, फॉर्म सही से समझ में नहीं आ रही, या हमें ये समझ नहीं है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, ऑफकोर्स किसी किसी क्वेश्चन में जिसमें हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, क्योंकि जो अभी हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे उसमें टाइम भी तो खर्च होगा हमारा एक्स्ट्रा। तो अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो हमने कुछ नहीं किया, बट अगर क्वेश्चन मेरे को कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, देन वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो लिमिट का वेरिएबल है, जैसे यहां पे ये वेरिएबल है x, इसको हम चेंज करके कोई दूसरा वेरिएबल ले आए तो उससे क्वेश्चन तो चेंज नहीं हो गया, केवल फॉर्म मेरे को थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा।
और जैसे हमने बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो फॉर्मूले वगैरह आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, जीरो पे, जब वेरिएबल जीरो को जा रहा होगा। तो सब्स्टिट्यूशन में वन ऑफ द प्रेफरेबल चॉइस विल बी कि हम जीरो की तरफ भेज दें नए वेरिएबल को। वो कैसे होगा, अगर देखो मान लिया x a की तरफ जा रहा है, x एक वेरिएबल है जो कांस्टेंट नंबर a की तरफ जा रहा है, तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, x बराबर a प्लस टी, टी एच जेड जो बोलना चाहो, ये है नया वेरिएबल। a तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, x तो उसी की तरफ जा रहा है, तो यहां से बेसिकली t कितना हो गया, x माइनस a। अब अगर x a को जा रहा है तो ये अगर a को जा रहा है तो ये पूरा जीरो को जाएगा। तो जो हमारा नया वेरिएबल आया, मतलब ओरिजिनल लिमिट जो होगा वो सारा x में लिखा होगा, ये ठीक है, फंक्शन भी x का होगा, लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स a कुछ ऐसे लिखा होगा, उसको हमने सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दिया, t में। और जो t होगा हमारा वो कहां जाएगा, जीरो को। ठीक है, तो जो नया वेरिएबल t आया वो वेरिएबल t कहां जा रहा है, जीरो को। अब हो सकता है कि हमें फॉर्मूले या जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो जल्दी दिखाई दे जाए, एक तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि a अगर फाइनाइट ना हो, x अगर मान लिया इनफाइनाइट को जा रहा हो, तो वी कैन ऑल्सो, मतलब जरूरी नहीं है, अगेन विदाउट उसके भी डायरेक्टली भी काम हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं कि हम काम बढ़ा के ही फिर सॉल्व करें उसको। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, तो जो t होगा वो 1/x होगा। तो अगर x इनफाइनाइट को जा रहा होगा तो उसका रेसिप्रोकल, देखो मैंने ये बोला x इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं, हमने बोला कि x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो जो उसका रेसिप्रोकल है वो जीरो की तरफ जाएगा। एंड एक छोटा सा पॉइंट और क्या है इसमें ध्यान रखने वाला, कि देखो अगर x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो x ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा। तो t जीरो को तो जाएगा बट जीरो प्लस ही होगा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, किसी किसी केस में हो सकता है कि हम x मान लिया माइनस इन्फिनिटी को जा रहा हो, तो हम इसमें भी x की जगह 1/t रख सकते हैं, बस t जीरो माइनस को जाएगा। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी मे, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही करेंगे, बट वी कैन सब्स्टिट्यूट x बराबर मान लिया माइनस टी, तो जो नया t है वो प्लस इन्फिनिटी को चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अगेन पॉज इट एंड नोट इट डाउन। तो देखो इन पे बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं एक आध, मान लिया x स्टार्टिंग टुवर्ड्स 1 और हम ऐसे लिखें x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टिल x रेज़ टू पावर 50 माइनस 50 अपॉन x माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो फिर चालू हो गए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। अगर x 1 को जा रहा है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे 50 बार लिखा है, 1 पावर से लेके 50 पावर तक है तो 50 टर्म लिखे हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 50 टाइम्स कहाँ जाएगा, 50 को। 50 माइनस 50 कहाँ जाएगा, 0 को। न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, ये x 1 को जा रहा है तो अगेन 1 माइनस 1 कहाँ जा रहा है, 0 को। तो 0/0 का फॉर्म हो गया। तो हमने क्या किया, इसको नीचे तो लिखा x प्लस 1 x माइनस 1, फैक्टराइज कर सकते हैं। न्यूमरेटर में जो 50 आया उसको हमने लिखा -1 -1 -1 50 बार। जैसे -3 लिखा है तो उसको हम -1 -1 3 बार लिख सकते हैं। वैसे हमने 50 बार लिखा और एक एक x के साथ लिख लिया, एक इसके साथ लिख लिया,
दूसरा -1 इसके साथ लिख लिया, तीसरा -1 इसके साथ लिख लिया, एंड सो ऑन। अब 50 टर्म है और 50 बार ये आएगा तो सारे -1 यूज हो जाएंगे, ऐसे हो गए यूज। अब क्या है देखो, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने कुछ बोला था कि अगर कोई टर्म पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है एंड अगर उसका वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए तो उसको हम वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ये वाला जो टर्म है x+1, ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में, अगर मैं इसको बाहर निकालना चाहूँ तो निकल आएगा पूरे एक्सप्रेशन से बाहर। तो उसका मतलब तो क्या हो गया कि ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, पहली चीज़। अगर x 1 को जा रहा है तो ये 1 + 1 कहाँ जा रहा है, 2 को, तो ये नॉन जीरो फाइनाइट है, तो इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं। अब 2 लिख के इसको अंदर लिखो या बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने क्या किया, बाहर लिख दिया, ठीक है। तो अब ये ठिकाने लग गया, ये खत्म हो गया। अब डिनोमिनेटर में कितना बचा, केवल x - 1, और न्यूमरेटर में ये टर्म्स बचे हुए। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि सबको सेपरेट कर दिया, दिस अपॉन दिस ये हो गया, फिर दिस अपॉन दिस, फिर लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1, x³ - 1 अपॉन x - 1 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1, x रेज़्ड टू पावर 50 - 1 अपॉन, ऐसे आ गया x - 1, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ। अब देखो, एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ाया था कि लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1, x रेज़्ड टू पावर n - 1 अपॉन x - 1, ये n है। तो अगर x 1 को जा रहा है, डिनोमिनेटर में x - 1 है, तो जो पावर होगा, जो यहाँ x का पावर होगा, वही लिमिट का आंसर होगा। तो यहाँ हर टर्म पे वही फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे ये टर्म उठाया, x 1 को जा रहा है, हाँ, नीचे x - 1 है, हाँ, तो ऊपर पावर कितना है, 3। तो इसका इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से n का वैल्यू 3 है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 3। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 1 + 2 + 3 अप टिल 50, यही आंसर हो गया बस। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2, इसका सम हो जाएगा 50 51/2, ठीक है, और दिस इज 25 × 51/2, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब लिमिट्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एंड वो कॉन्सेप्ट है डोमिनेटिंग टर्म ठीक है। इस बात का मतलब यह है कि मान लिया इफ x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0, देन लोअर डिग्री term will be the dominating term, dominating term in an algebraic एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर मान लिया x 0 को जा रहा है और हमारे पास मान लिया एक फैक्टर ऐसे लिखा है 5x² + 7x रेज़्ड टू पावर 5 + x रेज़्ड टू पावर 11, तो इसमें अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ये बहुत छोटा नंबर होगा, बट इसके कंपैरिजन में ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और भी छोटा होगा।
तो इन दोनों को हम निगलेक्ट कर सकते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन को वी कैन राइट एज 5x² ओनली। 5x² से ही अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका वैसे अभी तो कोई खास यूज़ नहीं है, बट आगे चल के जब हम कोफिशिएंट का डिटर्मिनेशन करेंगे देन इट विल बी यूज़फुल। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, सिमिलरली अगर x प्लस माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, ऐसे इफ x इज टर्निंग टूवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी देन द हाइएस्ट डिग्री टर्म will be the dominating one। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया x इन्फाइनाइट को जा रहा है और हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है 7x² प्लस 8x रेज़ टू पावर 10 प्लस 9x रेज़ टू पावर 11। तो अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा, ये भी ऑफ कोर्स इन्फाइनाइट को जा रहा है, ये भी इन्फाइनाइट को जा रहा है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में ये मैग्नीट्यूड वाइज बहुत बड़ा होगा। और अगर इस नंबर में हम ये ऐड करें या ये ऐड करें तो इट कैन बी निगलेक्टेड एंड इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड विद 9 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 11। ठीक है, तो जो भी डोमिनेटिंग टर्म की डिग्री है, अच्छा पहली बात तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए कुछ क्वेश्चंस में। पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, जो भी डोमिनेटिंग टर्म की डिग्री है, जैसे इस वाले एक्सप्रेशन की जो डिग्री है 11, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव डिग्री। तो अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही इफेक्टिव डिग्री होगा। अगर x 0 को जा रहा है, ये ठीक है, तो जो लोएस्ट पावर होगा वो इफेक्टिव डिग्री होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट लिख लेते हैं। थर्ड, द डिग्री ऑफ द डोमिनेटिंग टर्म is called effective degree of the expression। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव डिग्री कितना हो गया 11, इसका इफेक्टिव डिग्री कितना हो गया 2। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ए डिफरेंट थिंग। अगर हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, वो तो 11 हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब तो ये है कि जो भी उसमें हाईएस्ट पावर आ रहा है टर्म का वो तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 11 आ रहा है। बट इफेक्टिव डिग्री का मतलब क्या है कि जो टर्म डोमिनेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी ऐसे लिख लिया, इसका यूज़ क्या है वो आगे चल के समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट इसी हिसाब से देखो, अगर x 0 को जा रहा है तब क्या होगा कि लोअर अपॉन हायर, मतलब इफेक्टिव डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री लिखा है। लोअर अपॉन हायर का मतलब ये है कि तुम ऐसे सोच लो कि ऊपर x² टाइप टर्म है जो डोमिनेट कर रहे हैं, नीचे x³ टाइप टर्म है। तो जब हम कैंसिल कर देंगे तो नीचे x बच जाएगा। अब नीचे x बच जाएगा एंड अगर x 0 को जा रहा है तो वो वैल्यू तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है तो वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, तो लोअर अपॉन हायर डिग्री होगा तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर देखो हायर अपॉन लोअर होगा तो ऑफकोर्स ऊपर x बचेगा एंड अगर x 0 को जा रहा है तो वैल्यू 0 आ जाएगा। और तीसरा हो गया, अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री, इफेक्टिव डिग्री मतलब अगर बराबर हो जाए तो फिर उसमें हम क्या करेंगे कि वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। आंसर फिर क्या आएगा, नॉन ज़ीरो फाइनाइट। उस वाले केस में जो आंसर होगा दैट विल बी नॉन ज़ीरो फाइनाइट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट ऐसे ही, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है प्लस माइनस, तो विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री लोअर अपॉन हायर, इस बार उल्टा हो जाएगा। x इस बार इन्फिनिटी को जा रहा है तो अगर नीचे x बचा और वो इन्फिनिटी को गया तो पूरा वैल्यू 0 को चला जाएगा। हायर अपॉन लोअर डज नॉट एग्जिस्ट एंड इक्वल अपॉन इक्वल अगेन एग्जिस्ट करेगा और बस 0 नहीं होगा और कोई नंबर आ जाएगा, नॉन ज़ीरो फाइनाइट। ठीक है, एंड फिफ्थ
पॉइंट तो चलो हो गया। 6th पॉइंट, इन सम फॉर्म इफ इफेक्टिव डिग्री टर्म is getting cancelled. Effective degree term is getting cancelled, then do not use approximation and solve question without neglecting any term। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह क्वेश्चन करते समय, ठीक है, शॉर्टकट मारा बढ़िया है, थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, बट हम गलती ना करें कि अगर डोमिनेटिंग टर्म वाला जो टर्म है अगर वो कैंसिल हो रहा है तो हमने इफेक्टिव डिग्री वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, फिर तो हमने उसको प्रॉपरली सॉल्व किया। इस बात का मतलब क्या है, अब ये सारे समझ में आ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट। ठीक है, अगर मान लिया क्वेश्चन है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x रेज़्ड टू पावर 8 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 3x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस x रेज़्ड टू पावर 11, माने ये क्वेश्चन है। तो देखो न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल लिखा है, उसमें x अगर 0 को जा रहा है तो इन तीनों टर्म में डोमिनेट कौन करेगा, जिसकी डिग्री सबसे छोटी होगी। तो 3x स्क्वायर बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू अदर टू, तो बाकी दो को निगलेक्ट करके हम न्यूमरेटर को केवल 3x स्क्वायर से ही अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये पावर 2, 4, 11, तो इसमें कौन निगलेक्ट हो जाएगा, ये 4 और 11 निगलेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा 9x स्क्वायर है तो ये 9x स्क्वायर हो गया, तो कैंसिल करने पे आंसर कितना आ गया, 1/3। तो अगर तुम ध्यान दो तो ये बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर आ गया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की इफेक्टिव डिग्री इक्वल थी, इस वाले केस में 2 थी, तो आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आएगा। तो ये नॉन जीरो फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर है, इन्फिनिटी को नहीं जा रहा है। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के, तो 1/3 जीरो भी नहीं है एंड फाइनाइट है। क्वेश्चन 2 क्या है, मान लिया x इन्फाइनाइट को जा रहा है और क्वेश्चन आ जाए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें देखो हमने 1 मिनट के लिए हमने ऐसे किया, अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है तो ये पूरा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। ठीक है, ये पूरा कहाँ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इन्फाइनाइट को जाएगा, माइनस एक्स जो है वो भी इन्फिनिटी को जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म तो हो गया, बट इसमें डोमिनेट कौन करेगा, इसमें जो डोमिनेट है वो तो पहले वाला एक्स स्क्वायर करेगा क्योंकि उसकी डिग्री बड़ी है। अगर एक्स इन्फाइनाइट को जा रहा है तो पहले वाला एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा। तो ये पूरा टर्म, वैसे तो अगर हम एक्स स्क्वायर और एक्स को इंडिविजुअली देखें तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, जो हमने इनिशियली इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ाया था उसके हिसाब से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बट अगर एक्स इन्फाइनाइट को जा रहा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो डोमिनेटिंग टर्म होगा, तो उसके कंपैरिजन में दूसरे एक्स को छोड़ सकते हैं। तो ये पूरा तो ऐसे इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जाएगा, उसका स्क्वायर रूट इन्फिनिटी को जाएगा। ये वैसे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, बट हमें पता है कि पहले के कंपैरिजन में दूसरा निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। ठीक है, अब ये भी इन्फिनिटी, बीच में प्लस है, ये भी इन्फिनिटी, तो पूरा वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने लिमिट के क्वेश्चन बोला था, सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले हम उसमें ये चेक करेंगे कि वो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है भी या नहीं है। तो इसमें हमें पता लगेगा कि दिस इज नो इंडिटर्मिनेट फॉर्म, तो आंसर कितना हो जाएगा,
डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू इन्फानेट को जा रहा है। ऐसी पहला भी इन्फिनिटी को जा रहा है, दूसरा भी इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन 3, अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसे लिखा हो कि रूट एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को एक टर्म की तरह देखूं, ठीक है, एक मिनट के लिए, तो इस पूरे ब्रैकेट में देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब डोमिनेटिंग टर्म होगा। तो इसकी जो डिग्री है दैट इज 3/2। पहले वाले टर्म की डिग्री, इफेक्टिव डिग्री कितनी है, 3/2 टाइप है। दूसरे केस में देखो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, उसका स्क्वायर रूट इन्फानेट को जाएगा। तो वैसे तो ये इन्फानेट माइनस इन्फानेट का फॉर्म हो गया, बट अगेन दूसरे वाले टर्म की इफेक्टिव डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर 2x में पहली बात तो एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, दूसरी बार फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 डिग्री आएगी, इसकी 3/2 आ गई। तो इस पूरे में अब कौन डोमिनेटिंग है, पहले वाला 3/2, तो वो बोलेगा कि आंसर इन्फिनिटी को जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली काम चल जाएगा, आंसर विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि वैल्यू कहाँ गया, इन्फाइनाइट को, क्योंकि इसमें एक सिंगल डोमिनेटिंग टर्म हो गया, जो सबसे पहला टर्म है एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मान लिया हमने लिखा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आ गया लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब ये क्वेश्चन है, तो फिर वही अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x में एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, वो इन्फाइनाइट को जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x में एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, वो भी इन्फिनिटी को जाएगा। और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का टर्म हो गया, ठीक है, विच इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म। बट अनलाइक क्वेश्चन 3 में भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, बट उसमें क्या हुआ कि जो पहला टर्म है उसकी पावर 3/2 थी इफेक्टिवली, तो वो डोमिनेट कर रहा था, तो उसके कंपैरिजन में आगे वाली चीज़ निगलेक्ट हो गई। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इफेक्टिव डिग्री। पहले वाले टर्म में डोमिनेटिंग टर्म का इफेक्टिव डिग्री कितना है, 1। दूसरे वाले का भी इफेक्टिव डिग्री कितना है, 1। इसी के लिए हमने पहले बताया था ये जो नोट 6 है ना, कि इफ इन समेशन का फॉर्म इफेक्टिव डिग्री टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड। समेशन के फॉर्म का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे भी हमने ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल किया तो आंसर 1/3 आ गया, तो ये अलग इफेक्टिव डिग्री टर्म था, ये अलग, बट यहाँ पे भी इफेक्टिव डिग्री वाले टर्म कैंसिल हो गए, बट वो समेशन फॉर्म में नहीं है, वो तो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, ये ठीक है, वो तो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ तो लगा सकते हैं, यहाँ पे तो जब कैंसिल होगा तभी आंसर आएगा। इस वाले केस में क्या है कि देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का टर्म हो गया, फिर दोनों में कोई डोमिनेटिंग भी नहीं है, दोनों का डिग्री 1 है, तो यहाँ वो वाला टर्म भी कैंसिल हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेशन की तरफ नहीं देखेंगे, फिर तो हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ये ठीक है, ये जो टर्म निगलेक्ट कर दिया, ये इफेक्टिव डिग्री, ये सारी चीज़ें तो क्यों पढ़ाई गई थी, ताकि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पे तो फिर वो बिल्कुल छोड़ दिया, अब हमने इसको प्रॉपरली तमीज़ से सॉल्व किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये हो गया कि अगर मान लिया मेरे को स्क्वायर रूट दिखाई दे तो हम इसको रैशनलाइज कर लें। होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ऊपर कितना आ जाएगा 5x अपॉन डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x।
ये ठीक है, ये तो रैशनलाइज किया है। ऊपर नीचे फिर हमने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बचेगा 5 अपॉन, नीचे अगर इसको x से डिवाइड किया तो अपॉन x लिखा है, उसको रूट के अंदर ले जाएं तो रूट के अंदर तो फिर एक्स स्क्वायर की तरह जाएगा, तो इतना बचेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/x। ये ठीक है, दिस यू कैन वेरीफाई कि ऊपर नीचे x से डिवाइड किया तो ऊपर वाला x तो ऐसे कैंसिल हो गया, केवल 5 बचा। नीचे वाला जो x है उसको ब्रैकेट के अंदर ले गए तो ये टर्म आ गया। अब जो क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में आ गया तो फिर हमने फॉर्म चेक किया। ये तो हमने फॉर्म ही तो केवल मैनिपुलेट करके उसी क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में लिखा है। तो अब हमने देखा कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये जो 2/x है और ये जो 3/x है 0 को जाएगा, तो ये 1 को जाएगा और दूसरा टर्म भी 1 को जाएगा, तो 5/1 + 1 2 को जाएगा, तो ये तो 5/2 को जा रहा है, तो 5/2 ही आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5/2। तो एक किस चीज़ का इलस्ट्रेशन था कि देखो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो फिर उसमें इफेक्टिव डिग्री वाला टर्म अगर कैंसिल हो रहा है तो फिर हमने उसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कराया। ठीक है, इस बात के लिए क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते, ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मान लिया हो गया क्यूब रूट ऑफ x³ + 5x² -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 4x + 1। ये क्वेश्चन है, इसका लिमिट निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हमने वही इफेक्टिव डिग्री देखा कि कोई डोमिनेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इधर x³ का क्यूब रूट मतलब इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। मैं ये तो x की तरह, x की पावर 1 की तरह बिहेव करेगा और इसके कंपेरिजन में बाकी दोनों निगलेक्ट हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, x² के कंपेरिजन में 4x और 1 निगलेक्ट हो गया और x² का स्क्वायर रूट यहाँ पे ही 1 हो गया, बीच में माइनस है तो वो भी टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, उसका मतलब क्या कि जो डोमिनेटिंग टर्म थे दोनों टर्म्स में समेशन वाली फॉर्म में, ठीक है, वो तो कैंसिल ही हो गए। तो अगर वो कैंसिल हो गए तो हमने क्या किया, इसको भूल गए बिल्कुल। ठीक है, इसको भूल गए। अब हमने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया। प्रॉपर्ली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि देखो लास्ट टाइम तो क्या था, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, जस्ट जो ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें तो क्या था, दोनों स्क्वायर रूट था, तो हमने रैशनलाइज कर लिया। इसमें क्या है कि एक क्यूब रूट है एक स्क्वायर रूट है, तो वो रैशनलाइजेशन वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ना तो क्यूब रूट वाला लगेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ना स्क्वायर रूट वाला लगेगा क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। यहाँ से x³ बाहर निकाला तो उसकी पावर 1/3 x हो गया, अंदर कितना बचा, 1 + 5/x - 3/x³ की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे यहाँ x² निकाला, x² का स्क्वायर रूट, वैसे तो देखो x² का स्क्वायर रूट होगा mod x, और यहाँ पे अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है उसका मतलब क्या है कि x पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो mod x को x लिख लिया, वो यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, तो दूसरी जगह से बचेगा 1 - 4/x + 1/x² की पावर 1/2, ये बचेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी x इंटू, इसको बाइनोमियली ओपन किया 1 + n टाइम्स x माइनस, इसको भी बाइनोमियली ओपन किया 1। अच्छा, बाइनोमियली ओपन करने के लिए शर्त क्या क्या थी कि यहाँ 1 लिखा होना चाहिए, तो वो यहाँ पे 1 है। n पे कोई शर्त नहीं, तो कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन हो, और दूसरा मतलब था ये वाली चीज़ 0 को जानी चाहिए। तो ये 5/x माइनस 3/x³ जो है ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, एंड ये 0 को भी जा रहा है। अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल तो 0 को जाएगा नहीं, दोनों जगह। तो बाइनोमियल में हमने बोला भी था कि अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए वो 0 को जाना चाहिए, तो जा रहा है। तो इसी तरीके से ये 0 को जा रहा है।
आगे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। अब लिख दिया 1 + nx। ये कैलकुलेट करें। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद हम इस x को अंदर लेके आ गए ब्रैकेट के, तो दिस विल बी लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। यहाँ से तो आ जाएगा पहला टर्म 5/3 -1/x², इस वाले टर्म से माइनस माइनस +2 आ जाएगा एंड -12x आ जाएगा, टोटल इतना आ जाएगा। x को अंदर ले आए और मल्टीप्लाई, तो अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को चला जाएगा, ये भी 0 को चला जाएगा, और आंसर कितना बचेगा 5/3 + 2, तो आंसर विल बी 11/3। ये हमारा नेट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में आगे चलते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या है, इवैल्यूएटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले का मतलब क्या है कि हमें कुछ रेडीमेड फॉर्मूले बना के दे दिए गए, उनके एप्लीकेशन से वी कैन ऑल्सो फाइंड सम लिमिट्स। तो उसमें चलते हैं। फर्स्ट, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x विल बी। ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं एंड डायरेक्टली वी कैन यूज़ इट। अगर x 0 को जा रहा है तो sin x की वैल्यू 0 को जाएगी, अपॉन ये वाला x भी 0 को जाएगा, तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा आंसर कितना आएगा 1। अब ये आंसर 1 कैसे आया है, उसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है जिसमें वी विल नॉट गो। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर sin x की 10x लिखा होता तो 10x अपॉन x, ये भी 0/0 का फॉर्म है, इसका आंसर भी 1 आएगा। ठीक है, बेसिकली हमें सेकंड फॉर्मूले की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट से ही प्रूव हो जाएगा, तो सेकंड को हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, सेकंड का ऐसा यूज़ नहीं है, क्योंकि 10x को आई कैन राइट डाउन sin x अपॉन cos x, और sin x अपॉन x अगर 1 को जा रहा है तो जो cos x बचा ये, ठीक है, उसमें अगर x 0 को जा रहा है तो cos x की वैल्यू भी 1 को जाएगी, तो यहाँ से भी आंसर 1 आ गया। डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0 1 - cos x अपॉन x²। ठीक है, अब देखो नीचे x² आएगा, x नहीं आएगा। पहले दो फॉर्मूले में नीचे x आएगा क्योंकि वही एग्जिस्ट करेगा, और दूसरे वाले फॉर्मूले में, तीसरे वाले फॉर्मूले यहाँ पे नीचे x² आएगा, x नहीं आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है, ये वाला लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। ठीक है, तो 0/0 का फॉर्म ऑफ कोर्स, जैसे 10x अपॉन x जो है, अगर x 0 को जा रहा है तो वो 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, सिमिलरली अगर sin x अपॉन x लिखा है एंड अगर x 0 को जा रहा है तो वो भी 0/0 का फॉर्म है। बट 0/0 के फॉर्म का ये मतलब नहीं कि आंसर हमेशा 1 आएगा। तो अगर x 0 को गया तो यहाँ पे cos 0 कहाँ जाएगा, 1, तो 1 - 1 कहाँ जाएगा, 0, नीचे भी 0 गया तो ये भी 0/0 का फॉर्म है। बट जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हाफ। इनफैक्ट ये जो थर्ड फॉर्मूला है, इसको भी हम फर्स्ट फॉर्मूले से ही प्रूव कर सकते हैं, sin x वाले से ही प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे 1 - cos अपॉन x² लिखा है, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 1 + cos से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 1 - cos² हो गया। अब 1 - cos² होता है sin² x,
तो ये जो एक्स स्क्वायर है और जो ऊपर आया साइन स्क्वायर एक्स, उसको तो एक साथ क्लब करके हमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे ये जो आया 1 प्लस कॉस एक्स, अगर एक्स 0 को जा रहा है तो इस कॉस एक्स की वैल्यू 1 को जाएगी, तो 1 प्लस 1 ये कहाँ जाएगा 2 को, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 2, तो ये चल जाएगा। अब साइन एक्स अपॉन एक्स जो है फर्स्ट फॉर्मूले से 1 को जा रहा है, तो ये 1 आ गया, तो इसलिए हाफ बच गया। तो ये इसका सो कॉल्ड प्रूफ है फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला यूज़। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली एक ही फॉर्मूला है साइन एक्स अपॉन एक्स, बाकी दोनों उसी से डिराइव किया गया है, बट फिर भी हमें याद रखना है ये। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ये तो पक्का याद रखना है। एंड साइन एक्स अपॉन एक्स में अगर एक्स 0 को जा रहा है तो ये 1 को जाएगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ। अब लॉगरिथमिक फॉर्मूला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अगर ऐसे लिखा है लॉग ए 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अगर एक्स 0 को जा रहा है तो ये 0 को गया, लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 को गया, लॉग 1 0 होता है, तो 0/0 का फॉर्म हो गया। ठीक है, जब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 अपॉन ln a। ठीक है, एंड बार बार आई एम सेइंग कि वी आर नॉट गिविंग प्रूफ ऑफ दिस, ये ठीक है। आगे चल के अभी एक्सपेंशन भी पढ़ाया जाएगा, तो एक्सपेंशन से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू इट, अभी तो बस एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लिया। तो पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, अगर एक्स 0 हो गया तो ये 0/0 का फॉर्म होगा, इवैल्यूएट करेंगे तो 1 अपॉन ln a आएगा। फिफ्थ फॉर्मूले में क्या है, फोर्थ फॉर्मूले का स्पेशल केस है, तो इसको लिखाने की जरूरत ही नहीं है कि अगर यहाँ पे तो हमने बेस a लिया, अगर बेस a की बजाय e हो जाए, तो अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। a की जगह e रख सकते हैं, तो आंसर में भी a की जगह e आ जाएगा, तो 1 अपॉन ln e 1 हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना। तो ये भी 0/0 का फॉर्म वही है बस। फोर्थ में हमने कोई जनरल बेस ले रखा है a, और फोर्थ फॉर्मूला ही काफ़ी है, फोर्थ से ही बाकी भी डिराइव हो जाएंगे। फिफ्थ वाले में हमने पर्टिकुलर बेस ले लिया e, तो यहाँ पे भी a की जगह e रख दिया, तो ln e हो जाएगा। ln का मतलब लॉग नेचुरल की बेस e है, ये हो गया लॉगरिथमिक। सेम चीज़ अब एक्सपोनेंशियल में कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये एक्सप्रेशन है a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये वाले जो एक्सप्रेशन है ये सब याद रखने पड़ेंगे, जैसे लॉग में लॉग x नहीं लिखा है, लॉग 1 प्लस एक्स लिखा है, और x उसमें 0 को जा रहा है, तभी वो 0/0 का फॉर्म आएगा। प्लस डिनोमिनेटर में x लिखा है, एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लिखा है। देखो, अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वगैरह लिखा होगा तो हम उसको मैनिपुलेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके फिर फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर x 0 को जा रहा है तो यहाँ देखो, पहली बात तो a रेज़ टू पावर x लिखा है, फिर साथ में -1 नीचे लिखा है, नीचे भी केवल x लिखा है। जब ऐसे होगा तब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में आएगा, और इसका आंसर कितना आएगा ln a। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं 0/0 का फॉर्म है या नहीं। अगर x 0 को गया तो a रेज़ टू पावर 0 कहाँ जाएगा 1, तो ये 1 माइनस 1 कहाँ जाएगा 0, तो ये 0/0 की फॉर्म हो गई। इवैल्यूएट करेंगे ln a आ जाएगा। एंड जैसे हमने लॉग में बोला था, वैसे यहाँ एक्सपोनेंशियल में इसी का स्पेशल केस क्या है, a की जगह अगर e रख दें तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स विल बी ln e 1 होता है, तो ये 1 होगा। ठीक है, तो एक बार ये फॉर्मूले सभी गौर से देख लिए। दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मूले, साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, ये लिमिट हाफ होता है। और ये तो हमने ऐसे ही प्रूफ दिया था इसका साइन वाले फॉर्मूले को यूज़ करके। फिर लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए। फिर अगर बेस a है तो 1 अपॉन ln a आ जाएगा, अगर बेस को e कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सिक्स्थ क्या हो गया कि 7 क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसमें अगर a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिखा है तो आंसर ln a आएगा। अगर
ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिखा है, तो आंसर ln e आएगा विच इज़ 1। तो फिर आंसर ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। नोट, तो नोट 1, अगर मान लीजिए जैसे हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स ए, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये ठीक, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये था कि अगर एक्स 0 को जा रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 को जाएगा। अब ये जो एक्स है ये तो एक वेरिएबल है। अब इस एक्स की जगह अगर मान लिया आ जाए वाई, ठीक है, मान लिया ऐसे लिखा है साइन वाई अपॉन वाई, और वाई 0 को जा रहा हो तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि x कहीं और जा रहा हो, जैसे मान लिया x 3 को जा रहा है और y बेसिकली x का कोई फंक्शन हो जाए, x स्क्वायर माइनस 9 टाइप चीज़। उसका मतलब क्या है कि देखो लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स 3 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर लिखा है तो फिर x अगर 3 को जा रहा है तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है वो हमारे लिए वेरिएबल y का काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करने के लिए देखो ये एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे ये 0 को जाए और ये 0 को जाए ये काफ़ी नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम भी होना चाहिए। साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा है मतलब जो एक्स यहाँ पे है वही एक्स यहाँ पे। अगर ऊपर साइन एक्स लिखा है और नीचे वाई लिखा है तो फिर हम आंसर 1 नहीं बोल सकते डायरेक्टली। तो यहाँ पे तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 9 यहाँ पे लिखा है वही एक्स स्क्वायर माइनस 9 यहाँ पे लिखा है, एंड वो 0 को भी जा रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम साइन एक्स का कोई भी एक्सप्रेशन देखें और साइन एक्स अपॉन एक्स को 1 बोल दें। साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी केवल तब जब x 0 को जा रहा होगा और नहीं आएगी। तो इसमें अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैन बी ट्रीटेड एज y, अ वेरिएबल y। तो ये साइन y अपॉन y लिखा है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1। कहाँ से 1 आ गया, सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करके। तो नोट 1 बेसिकली क्या हुआ, नोट 1 ये हुआ इन ऑल ऑफ द अबव स्टैंडर्ड फॉर्मूला, in all of the above standard formula if we replace x with some function of x, ये ठीक है, at all places। at all places का मतलब क्या कि अगर एक फॉर्मूले में x 2 बार लिखा है तो दोनों जगह, ये ठीक है, जैसे x यहाँ पे भी लिखा है और x यहाँ पे भी लिखा है तो दोनों जगह x की जगह fx लिखा हो, यहाँ पे x लिखा है यहाँ पे x लिखा है, दोनों जगह अगर fx लिखा है तो इन ऑल ऑफ द अबव स्टैंडर्ड formulas if we replace x with fx and if fx goes towards 0 and अगर fx 0 की तरफ जा रहा है तो fx जो है वो बेसिकली y की तरह ट्रीट हो जाएगा। अब y की तरह अगर ट्रीट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो x पे एप्लीकेबल था वो y पे भी एप्लीकेबल है। एंड इफ fx इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 देन वी विल गेट सेम आंसर। ये ठीक है, ठीक है, पहला तो ये हो गया। नोट 2, sin x upon x does not go towards 1 in all cases। ये ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू कब 1 आता है, इट अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 ओनली व्हेन x is
टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। ठीक है, अगर x जीरो को जा रहा होगा तभी ऐसे 1 की तरफ जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो भी हमने ऊपर फॉर्मूले बताए हैं, जितने भी ये कितने 7 फॉर्मूले जो हैं, इन 7 के 7 फॉर्मूलों में अगर x की जगह हम y रखते हैं, ये ठीक है, एंड अगर y भी जीरो को जा रहा हो, इन सारे फॉर्मूले में x जीरो को ही जा रहा है ना, पहले में जीरो को, दूसरे में जीरो को, तीसरे में जीरो को, फोर्थ में जीरो को, फिफ्थ में जीरो को, ठीक है, सिक्स्थ में जीरो को, सेवन्थ में जीरो को। तो अगर हम x की जगह fx रख दें एंड अगर fx जीरो की तरफ जा रहा हो तो वही फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा और आंसर उतना ही आ जाएगा। बट इसकी शर्त क्या क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि fx दो जगह है और हम एक जगह रख दें, दूसरी जगह ना रखें। ठीक है, अगर रखना है तो सभी जगह रखना पड़ेगा। तो और दूसरे नोट में हमने क्या बोला कि अगर साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स को देखते ही 1 नहीं बोलेंगे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्स कहाँ जा रहा है। तो अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इनका हमें फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा कि वेरिएबल कहाँ जा रहा है एंड फॉर्मेट में कौन कहाँ लिखा हुआ है। माने ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में देखो, अगर x पाई को जा रहा है तो साइन पाई तो जीरो को जाएगा और डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, पाई को। x तो पाई को जा रहा है तो साइन ही तो जीरो हो जाएगा, नीचे x थोड़ा जीरो को जाएगा। तो जीरो अपॉन पाई मतलब न्यूमिनेटर जीरो को जा रहा है, डिनोमिनेटर पाई को जा रहा है, तो आंसर कितना आएगा, जीरो। ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, यही आंसर आ गया। सेकंड केस में क्या है, ई रेज टू पावर एक्स वाला फॉर्मूला क्या था, ये था ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो एक्स को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो ई रेज टू पावर वेरिएबल माइनस 1 अपॉन सेम वेरिएबल एंड वो वेरिएबल जीरो को जाना चाहिए। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। फिर इसको हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स माइनस 3। तो अगर ऊपर एक्स माइनस 3 लिखा है वेरिएबल, तो क्वेश्चन में वो लिखा है कि एक्स 3 को जा रहा है, तो एक्स माइनस 3 ऑफकोर्स जीरो को जाएगा, तो ये जीरो को जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 3, इसको ऐसे लिख लिया, एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो देखो जीरो को तो ये भी जा रहा है, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के साथ डायरेक्टली इसका आंसर 1 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊपर वाला अगर ये x माइनस 3 है तो नीचे भी x माइनस 3 होना चाहिए, तो x प्लस 3 को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली ऐसे करके दो पार्ट में ब्रेक हो गया। इसमें तो क्या है, वो सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो हो गया ई रेज टू पावर वाई माइनस 1 अपॉन वाई, जहाँ y जीरो को जा रहा है, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट कितना हो गया, 1, इस पूरे ब्रैकेट का स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। दूसरा जो है उसमें x अगर 3 को जा रहा है तो 3 प्लस 3 6 हो गया, तो ये वाला ब्रैकेट में वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, 1/6 को। तो अगर 1/6 को जा रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म में हमने 1/6 लिख दिया इसकी जगह, तो आंसर कितना आ गया, 1/6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है
कि 1 माइनस कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस में अगेन रिमेंबर फॉर्मेट क्या था, 1 माइनस कॉस लिखा है, कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को जाना चाहिए, ठीक है, तभी ये कॉस की वैल्यू 1 को जाएगी, तभी 1 माइनस 1 0 होगा। और जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है एग्जैक्टली उसी का स्क्वायर नीचे लिखा होना चाहिए, ये ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हाफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं वही इधर ही। अब ये कॉस का आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 5x, 5x 0 को जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। सोल्यूशन, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस 5x, 5x 0 को जा रहा है, तो होल डिवाइडेड बाय, अगर ऊपर 5x है तो नीचे भी 5x का होल स्क्वायर लिख लिया, इनटू यहाँ पे लिख लिया हमने 25। तो 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 5x का होल स्क्वायर, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। जो 5x यहाँ पे उसी का स्क्वायर यहाँ पे, तो 5x को अगर मैंने y बोला तो दो शर्त थी कि एक तो y 0 को जाना चाहिए, और दूसरा अगर 1 माइनस कॉस y लिखा है तो नीचे y स्क्वायर होना चाहिए, यही दो शर्त थी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की। तो वो दोनों कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, एंड 25 हमने लिखा था, तो आंसर कितना आ जाएगा 25/2, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर x 0 को जा रहा है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये 0 को जा रहा है, साइन 0 0 होता है, तो 0 इंटू 0 0 हो गया आंसर, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन मान लिया ऐसे लिखा होता कि साइन 7x अपॉन x, तो देखो अगर x 0 को जा रहा है तो साइन x अपॉन x होता है फॉर्मूला, x की जगह अगर यहाँ 7x लिखा है तो फिर हमें डिनोमिनेटर में भी 7x जनरेट करना पड़ेगा, तो 7x के लिए 7 एक्स्ट्रा लेके आए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से 1 हो गया, इसलिए आंसर कितना हो गया 7, ठीक है, ये आंसर चलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अगर मान लिया क्वेश्चन लिखा होता है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4x अपॉन x, इसका लिमिट निकालना, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, रूट एक्स स्क्वायर को मॉड x लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट उड़ा दें और केवल हम साइन 4x लिखते हैं, फिर तो गड़बड़ हो गया। एक्चुअली तो कितना हो जाएगा, साइन 4x का मॉड अपॉन x, ये हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। अब इसका मॉड हटाने के लिए, मतलब लिमिट निकालने के लिए मेरे को मॉड हटाना पड़ेगा, मॉड हटाने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो शुरू में हमने एक बात बोली थी, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम उसमें क्या चेक करते हैं कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी या नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो स्क्रीन पे 4th क्वेश्चन है, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिख रहा है, ऐसे ही पहला भी 0 को जा रहा है, दूसरा भी 0 को जा रहा है, तो प्रोडक्ट भी 0 को जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर हमने बोला था कि LHL और RHL में ब्रेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। कब तक ज़रूरत ना है, मतलब कब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े। तो अब इस वाले क्वेश्चन में साइन 4x का जो मॉड है उसमें से मॉड मेरे को हटाना है, तो इस पे तो अब हमें LHL RHL में ब्रेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो RHL अलग कर दिया, RHL का मतलब क्या है कि x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो अगर 0 प्लस होगा तो 4x जो है वो 0 की तरफ जा रहा होगा पॉजिटिव साइड से, तो साइन 4x पॉजिटिव होगा, तो मॉड ऐसे ही हट गया, तो साइन 4x अपॉन x, उसका तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इधर से तो आंसर कितना हो गया 4। दूसरा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस है, 0 माइनस में क्या होगा, 4x 0 की तरफ नेगेटिव साइड से जा रहा होगा, तो साइन 4x नेगेटिव होगा, तो हटाने पे, मॉड हटाने पे माइनस बाहर आएगा,
ये ठीक है। तो मॉड एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है, अदरवाइज इसको हम लिखते हैं माइनस एक्स, तो फिर ये आ गया। तो यहाँ से वही 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना हो जाएगा, -4। तो इस क्वेश्चन में तो RHL 4 आ गया, LHL -4 आ गया, तो ये तो लिमिट क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL और RHL ही मैच नहीं कर रहा। तो एक हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इनको याद कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मतलब x 0 को जा रहा है, नीचे एक ही x आएगा, ये सब याद करना है। साइन x में तो साइन x अपॉन x होता है, कॉस x अपॉन x नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैंडर्ड कि हम बोलें कॉस x अपॉन x, x 0 को जा रहा है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कॉस x अपॉन x लिखा है, और अगर x 0 को चला जाए तो कॉस 0 तो 1 को जाएगा ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा ही नहीं, 0/0 का फॉर्म बनेगा ही नहीं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0, ये ठीक है। साइन x डिग्री अपॉन x, ये x डिग्री है, तो साइन x अपॉन x का फॉर्मूला लगाने के लिए लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। इसको लिख लिया साइन π/180 इंटू एक्स, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फार्मूला लगाने के लिए ये जो साइन के अंदर की चीज़ है ये 0 को जा रही है, अच्छी बात है, बट जो ये न्यूमरेटर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हमने यहाँ पे ही π/180 एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो कहाँ जाएगा, 1 को। तो नेट आंसर कितना हो गया इसका, π/180। स्टैंडर्ड फॉर्म में से इसको 1 मिनट के लिए हमने y बोल दिया, तो ये हो गया साइन y अपॉन y, जहाँ y 0 को जा रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, तो ये 1 को चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर x देखो इन्फिनिटी को जा रहा है, फिर लिखा है साइन x अपॉन x, तो इसमें क्या है, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो जो न्यूमरेटर में साइन x है, x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो हम साइन x के ग्राफ पे चल के इन्फिनिटी तक गए, फिर हमने देखा कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो जो उसकी वैल्यू है, साइन x की वैल्यू तो फ्लक्चुएट करेगी, साइन x की वैल्यू तो ±1 के बीच में ये फ्लक्चुएट करेगी, एंड जो डिनोमिनेटर है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। अब न्यूमरेटर भले ही फ्लक्चुएट करे बट रहेगा तो फाइनाइट ही, तो फाइनाइट साइन x -1 से 1 तक है और नीचे इन्फिनिटी है, तो ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसमें हम आंसर 1 नहीं बोलेंगे, इसमें तो आंसर कितना जाएगा, 0, इसमें आंसर 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या इलस्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि साइन x अपॉन x को देखते ही 1 नहीं बोलेंगे, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर नीचे डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, न्यूमरेटर में देखो अगर इन्फिनिटी नहीं है तो न्यूमरेटर कहीं पे भी जाए वैल्यू 0 ही आएगा। अगर समथिंग अपॉन इन्फिनिटी लिखा है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म केवल जब बन सकता है जब वो समथिंग भी इन्फिनिटी को जाए, तभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, तभी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। अदरवाइज तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0 को जाएगा, इसकी तरह। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, मान लिया ऐसे लिखा है x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, तो फिर वही शुरू हो गए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि x कहाँ जा रहा है, तो x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये टर्म इन्फाइनाइट को जा रहा है, ये 1 अपॉन एक्स कहाँ जा रहा है, 0 को, साइन 0 कहाँ जाएगा, 0 को, तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म हो गया, विच इज़ एन इनडिटरमिनेट फॉर्म।
तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि हाँ भाई इसको तो मैन्युपुलेट करना पड़ेगा। तो मैन्युपुलेशन के लिए ऐसे लिख दिया साइन 1/x, इस वाले x को नीचे ले गए तो 1/x। अब जो 1/x है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले x का काम कर रहा है, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी को गया तो 1/x 0 को जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 1/x जो है वो x की तरह ट्रीट हो जाएगा। साइन x अपॉन एक्स, मतलब दो कंडीशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। साइन x अपॉन एक्स वाला कि एक तो ऊपर नीचे सेम चीज़ लिखा हो तो वो सेम चीज़ लिखा है, दूसरा वो 0 को भी जाना चाहिए तो वो भी चीज़ सही है। अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये तो 0 को जा रहा है, तो इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर मान लिया ऐसे लिखा है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x इंटू साइन 1/x, इसकी तरफ देखें कि कौन कहाँ जा रहा है। तो इसमें क्या है, अगर x 0 को गया तो ये जाएगा 0 को। ठीक है, 1/x जाएगा ऑफ कोर्स इन्फिनिटी को, बट साइन थोड़ा इन्फिनिटी को चला जाएगा। साइन का आर्ग्यूमेंट अगर इन्फिनिटी को जाए तो साइन क्या करेगा, -1 से 1 के बीच में इट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, ये ऊपर नीचे ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा। ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग लिखा है, तो 0 इंटू समथिंग को अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना है तो उस समथिंग को इन्फिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा, तभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन सकता है। मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, 0 इंटू एनीथिंग अदर देन इन्फिनिटी कैनॉट बी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये 0 इंटू समथिंग है विच इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये तो कहाँ जाएगा, 0 को, तो इसका आंसर तो ऐसे ही 0 आएगा। और देख लिया क्वेश्चन नंबर 12। लिमिट x